स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ टाइम पहले मैंने स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर एसटीआई की जॉब प्रोफाइल डिस्कस किया हुआ था डिटेल में। तो वहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट था कि मैं DYSO की प्रोफाइल डिस्कस करूँ, मतलब डेप्यूटी सेक्शन इंजीनियर की प्रोफाइल डिस्कस करूँ। आप में से कुछ लोगों का मुझे पर्सनल मैसेज आया, कुछ लोगों का कमेंट भी था कि DYSO, PSI और डेप्यूटी मामलेदार में किसके पास ज़्यादा पावर होती है, किस पोस्ट पे जाना चाहिए, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा वो गुजरात स्टेट के रेफरेंस में डिस्कस करूंगा। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो आपके यहाँ वेरिएशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सारे जगह अराउंड टू अराउंड ये सारी पोस्टें होती हैं, थोड़ा बहुत के चेंजेज हो सकते हैं। तो आज हम DYSO के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉब प्रोफाइल, बेनिफिट, ड्यूटी, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें हम DYSO के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे, बेसिक डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि PSI, डिप्टी मामलेदार और DYSO में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप क्लियरली ये डिसीजन ले पाओ कि आपको कौन सी पोस्ट चूज करनी है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको कौन सी मैच करेगी। अगर आप मुझसे पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। MCQ भी हम डिस्कस करते हैं और ये आपके डिस्कशन के लिए है। आप अपने सुख दुख, अपने क्वेश्चन, अपने डाउट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली ये टेलीग्राम ग्रुप है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट रूल की। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट जैसे ही मैं प्रोफाइल डिस्कस करता हूं नीचे कमेंट आने लगता है। जो लोग नए होते हैं या जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो 12th पास है, उनका कमेंट होता है कि ये बताएं इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो बेसिकली दो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का। किसके रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ? डेप्यूटी सेक्शन इंजीनियर के रिक्रूटमेंट का। पहला प्रोसेस होता है प्रमोशन का। प्रमोशन से कौन कौन यहाँ पे जा सकता है? तो क्लर्क जो ग्रेड 3 के हैं, टाइपिस्ट हैं, चाहे इंग्लिश, गुजराती, हिंदी कोई टाइपिस्ट हो, जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं क्लास 3 के, इन सभी लोगों का प्रमोशन हो सकता है। मिनिमम सर्विस कितना होना चाहिए? यहाँ पे 5 ईयर का सर्विस होना चाहिए। 5 ईयर पास कर लिए तो इसके बाद उनका प्रमोशन हो सकता है। डेफिनेटली जब प्रमोशन होता है तो सबका प्रमोशन तो हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं प्रमोशन के लिए और वो डिपेंड करता है। कंप्यूटर टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। वैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अलग से टेस्ट देने की। और दूसरी चीज़, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर उसको लगता है कि प्रमोशन जरूरी है, हमें ज़रूरत है डिप्टी सेक्शन इंजीनियर की और यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए कोई है नहीं, तो वो कम एक्सपीरियंस वालों को भी प्रमोट कर सकते हैं। और यहीं पे जो लोग माई बाप कहते रहते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, उनका प्रमोशन हो जाता है। या जो लोग गवर्नमेंट के पास के लोग होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। तो ये तो रहा प्रमोशन के थ्रू। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जिसका बेसिकली आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम में सेलेक्ट होगे और आपका रिक्रूटमेंट होगा। रेशियो क्या होता है? प्रमोशन से अगर 1 लोगों का सिलेक्शन होता है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 3 लोगों का सिलेक्शन होगा। मतलब 4 वैकेंसी आती है तो ये डिवाइड होगी 1:3 के रेशियो, मतलब 1 होगा प्रमोशन के थ्रू, 3 होंगे डायरेक्ट। डिग्री क्या चाहिए आपको? बेसिकली इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक बैचलर डिग्री नहीं, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए, 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बीच में हो। आपके पास एडुकेट नॉलेज होना चाहिए, गुजराती, ये सब लिखी हुई भाषा है, ठीक है। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट, जो बेसिकली कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू सेलेक्ट किए जाएं, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सेलेक्ट किए जाएं, सबका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग कहाँ पे होता है? सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा माहौल होता है वहाँ पे, आप जाओगे, बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ पे ट्रेन किए जाते हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि गुजरात के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं सबकी ट्रेनिंग वहीं पे होती है। तो वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो ये सारी चीज़ें आपके एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन है। ये आपकी फिक्स सैलरी होती है फॉर ईयर 5, ठीक है। इसके बाद आपको रेगुलेट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे टेस्ट भी होता है, बट ऐसा नहीं है। देखो, अब तक गवर्नमेंट इस रूल को, अपने इस पावर को प्रोसेस नहीं करती है। हालांकि जब गजट आप इसका पढ़ोगे, रिक्रूटमेंट रूल आप पढ़ोगे, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि यहाँ के बाद आपको वो रेगुलेट करे या ना करे, उसके हाथ में होता है। बट जनरली देखा गया है कि गवर्नमेंट इस तरीके से अपने पावर का मिसयूज नहीं करती है। जो लोग भी एक बार सेलेक्ट होते हैं सभी परमानेंट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। परमानेंट होने के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हटने के बाद, आपको अच्छी खासी स्मार्ट सी सैलरी मिलती है। बाकी सारे अलाउंसेज जो यहाँ पे मेंशन है, ये सारे अलाउंसेज भी आपको मिलते हैं। व्हीकल मिलती है क्या? बहुत सारे लोगों को होता है ना, व्हीकल मिलती है क्या, गन मिलती है क्या, वर्दी मिलती है क्या, गाड़ी के ऊपर चूचू मिलता है क्या, ये सारा जब हम लास्ट में डिफरेंस डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे।
तो बेसिकली व्हीकल जब रिक्वायर्ड होगी, डेफिनेटली सेक्रेटेरिएट की अपनी व्हीकल्स होती हैं, जिस ऑफिसर को रिक्वायर्ड होती है, जिनको भेजा जाता है ड्यूटी के लिए, उनको दिया जाता है। कोई आपका स्पेसिफिक यूनिफॉर्म स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि आपको यही पहन के आना है। लीगल प्रोटेक्शन, डेफिनेटली लीगल प्रोटेक्शन की आपको क्या जरूरत है भाई, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, आप ही के पास सारा पावर होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। अगर हम प्रोफाइल की बात करें डीवाईएसओ की, तो डीवाईएसओ ऑफिसर होता है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। अब जैसे ही यहाँ पे वर्ड आता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक तरह से प्रिविलेज लेके आता है। जैसे आप बताओगे ना हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं तो आपको सोसाइटी में प्रिविलेज मिलता है। जैसे बताओगे हम सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, आपको अलग ही प्रिविलेज मिलता है। लोगों को पता ही नहीं चलता, वहाँ के प्यून का भी अलग ही ट्रीटमेंट होता है। अगर आप देखोगे तो फाइल पास करवानी है, बहुत सारे मतलब किसी का प्रमोशन, किसी का ट्रांसफ़र, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आपके पास प्रिविलेज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। अब ये समझते हैं कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। तो जो आपकी गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, तभी आप ये पूरा भाव समझ पाओगे कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, आपके पास कितना पावर होता है, फंक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। तो अगर हम गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो सबसे ऊपर होता है इसमें से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वो कौन से लोग, जो आईएएस के थ्रू आते हैं, मतलब यूपीएससी में जो आईएएस लेके आते हैं ना, आईएएस लेके आते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं। बेसिकली आप देखोगे जो सेक्रेटरी बनते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, वो सारे लोग कौन से होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसके नीचे आते हैं गुजरात सेक्रेटेरिएट सर्विस क्लास 1 के लोग। यहाँ पे कौन जाता है, देखो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे कोई भी जा सकता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो भी गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उनमें से कोई भी आदमी यहाँ पे जा सकता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली होता ये है कि जो ये गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं क्लास 1 वाली आप समझ रहे हो, जिससे वो एसडीएम बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, वो वाले जो लोग होते हैं, उसमें से भी जो एसडीएम बनते हैं ना, इन लोगों का बेसिकली इस पे कब्जा होता है। क्या होता है, यहाँ पे कमेटी होती है, सारे लोगों को प्रमोट करके सेक्रेटेरिएट में नहीं भेजा जाता है। पावर का अगर सच में कहें तो पावर का असली मजा होता है जब आप किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बन जाते हो। उस समय आपके पास पावर आ जाता है पॉलिसी बनाने का, उस समय आपके पावर आता है पॉलिसी चेंज करने का, मतलब आप हेड होते हो। एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग होते हैं ना, एक तरह से उनको पैरेलल गवर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। और आप एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, कई बार ये कहा जाता है कि जैसे एक्स सीएमओ के ऑफिस के लोग जो होते हैं, जो पीएमओ ऑफिस के लोग होते हैं, वही सरकार चलाते हैं। ऐसा कहा नहीं जाता है, होता भी एक्चुअली ऐसे ही, यही लोग सरकार चलाते हैं। तो आप समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेशन का सारा पावर आपके पास होता है। इसलिए हर कोई जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है, वो सभी चाहते हैं कि उनको सेक्रेटरी पद तक प्रमोट किया जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको सेक्रेटरी बना दिया जाए। मतलब सेक्रेटरी, मेरे कहने का मतलब है कि डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी होते हैं उनमें से कोई सा भी, और वो डिपेंड करता है, आगे हम उसका भी देखेंगे कि कैसे उनका बेसिकली हायरार्की होती है, तो आपको समझ में आएगा। तो सब लोग बनना चाहते हैं, बट ये भी होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाए फील्ड में कि डायरेक्टली उनको अब ये अंडर सेक्रेटरी वाली चीज़ें ना मिले, उससे ऊपर की चीज़ें मिले। तो ये सब अलग की बातें हैं। बट यहाँ पे कमेटी होती है, आपको सेक्रेटरी बनने के लिए देखा जाता है कि आपकी जो सर्विस पीरियड है बेसिकली जो भी है 20-22 साल का, उसमें आपने कोई करप्शन नहीं किए हों, आपके ऊपर कोई चार्जेज नहीं हो, वहाँ से प्रोफाइल बना के जाती है, आपने कितने अच्छे काम किए हैं, आपकी पॉलिसी कितना वेलफेयर में अच्छी थी, मतलब एक तरह से पूरा अप्रेजल बनता है आपका। और वो कमेटी डिसाइड करती है कि किन लोगों को सेक्रेटेरिएट में भेजना है। वैसे डेपुटेशन पे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो जो लोग सेक्रेटेरिएट में जाते हैं उन लोगों को चांस मिलता है सेक्रेटरी बनने का। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि ये जो सर्विस वाले होते हैं, जो एसडीएम बन के आते हैं, इन लोगों का बेसिकली कब्जा होता है। कब्जा कुछ इस तरीके से होता है, ये समझ लो कि गुजरात गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी बनते हैं लोग, और अगर वो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, इंडियन सर्विसेज के लोगों को छोड़ दिया जाए, तो अगर मान लो 100 लोग सेक्रेटरी हैं, तो ये समझ लो कि उसमें से 95 ये पोस्ट वाले होंगे। ऐसा ट्रेंड है, ट्रेंड चला आ रहा है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा हो रहा है कि आईएएस सर्विस वाले ही बन रहे हैं। बन सकते हैं दूसरे सर्विस वाले भी, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस वाला भी बन सकता है। ये जो सेक्रेटेरिएट के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, ये लोग भी बन सकते हैं, बट बनते यही हैं। अब ये चलता आ रहा है और चलता जा भी रहा है। फिर इसके नीचे की जो सर्विस होती है, गुजरात सेक्रेटेरिएट सर्विस क्लास 2 के लोग होते हैं। इसके नीचे होती है गुजरात सेक्रेटेरिएट सर्विस क्लास 3, और आप यहाँ के ऑफिसर हो। मतलब जो डीवाईएसओ होता है वो ऑफिसर होता है गुजरात सेक्रेटेरिएट सर्विस क्लास 3 का। तो आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो।
और ये स्टेनोग्राफर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, ये सारे लोग भी होते हैं सचिवालय में, बट आप यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। अब आगे हम इनके प्रमोशन की बात करें, उससे पहले कुछ और चीज़ मैं एडिशनली आपको बताना चाहता हूँ, तभी आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। बेसिकली होता क्या है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन की बात करें तो हर डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन होता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और वहाँ पे आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा आगे हम प्रमोशन की जब बात करेंगे। तो सबसे ऊपर तो होता है क्या, स्टेट। स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट। जैसे आपका गुजरात स्टेट है, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होंगे। जैसे आपका होम डिपार्टमेंट है, आपका फूड है, एनर्जी है, पेट्रोलियम है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट बन गए। डिपार्टमेंट के बाद उन डिपार्टमेंट में अगर वो बड़े डिपार्टमेंट हैं तो उसमें डिविजन्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे डिविजन्स बनाए जाते हैं। जैसे मैं अगर पर्सनल डिपार्टमेंट या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात करूं तो उसमें बहुत सारे डिविजन्स है आपके। जैसे डिवीजन की मैं बात करूं तो काफ़ी सारे हैं, जैसे बजट का है, आरटीआई का है, कंप्यूटर सेल है, रजिस्ट्री वाला है, इंक्वायरी सेल है, इस टाइप से डिविजन्स बनाए जाते हैं। अब ये हर डिपार्टमेंट का जो डिविजन्स होगा ना, उसके नाम अलग हो सकता है। अब मत समझना कि सब में ऐसे ही होगा, ये मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का बताया इसलिए इस तरीके से नाम है। उसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो उसका अलग अलग डिवीजन हो जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट का अपना डिवीजन होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट का डिवीजन हो, अगर कोई छोटा डिपार्टमेंट होगा तो उसका डिवीजन ना भी होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अगर डिवीजन है या फिर डिवीजन नहीं है, अगर डिवीजन नहीं है तो डिपार्टमेंट के लेवल पे ही सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट होती है उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी। सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट होती है उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी। यहाँ पे जैसे आप समझ लो, सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट होती है उसे हम कहते हैं सेक्रेटरी। यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी लिखा है बट आप समझ लेना सेक्रेटरी। सम टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने फायदे के लिए, आप समझ लो उनके लिए लगता है कि डेफिशिएंसी है, किसी एक्सपर्ट को लाना है तो वो एडिशनली पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे चीफ सेक्रेटरी का क्रिएट कर दिया, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। चांसेज होते हैं कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लोग भी हों, ये भी चांसेज होता है कि कहीं से एक्सपर्ट बुला के भी उस पोस्ट पे रख लेते हैं। आप एक ट्रेंड भी देख रहा होगा ना कि जो आउटसाइड के एक्सपर्टीज हैं उनको इंडियन सर्विस में इस तरीके से रिक्रूट किया जा रहा है। स्टेट्स के पास भी पावर होती है, वो लोग भी कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर होते हैं सेक्रेटरी, उनसे नीचे होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनसे नीचे होते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी, उनसे नीचे होते हैं अंडर सेक्रेटरी। फिर ये जो अब ये वाली जो पोस्ट है सारी, यहाँ पे कौन जाएगा इसकी हम अभी बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जो DYSO हो, जो आप क्लास 3 वाले कैटेगरी में आते हो सेक्रेटेरिएट के, इसके बाद एक प्रमोशन होगा आपका, तो आप बन जाओगे सेक्शन ऑफिसर क्लास 2। सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 बनने के लिए आपके पास जो ऑफिशियल टाइम होता है वो होता है 5 to 7 ईयर का। 5 ईयर मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और 7 ईयर मतलब आपके सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। बट ये आपका एक तरह से गजट में लिखा हुआ है। जनरली होता क्या है, 9 to 10 ईयर लगते हैं एक प्रमोशन लेने में आपको DYSO से सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 बनने में। सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 के बाद सेक्शन ऑफिसर होता है, और सेक्शन ऑफिसर के लिए मैं सच कहूं तो मुझे कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला जिस पे भरोसा किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट की गजट नहीं मिली। इन शॉर्ट जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो गवर्नमेंट के गजट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक गजट नहीं मिली कि कितना टाइम लगता है। अब कई जगह ऐसा भी मिला कि सेक्शन ऑफिसर जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है, जो सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 होता है वही इसका काम करता है। कई सारे जगह ये हुआ कि ये होते हैं, ये प्रमोशन के थ्रू इनका ये बनते हैं। तो बेसिकली अगर हम ये माने कि प्रमोशन से जो सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 है, अगर उसको सेक्शन ऑफिसर बनना है तो अराउंड 19 ईयर से लेके 21-22 ईयर की सर्विस चाहिए, ठीक है, DYSO के बाद। तो ये सर्विस आपको मिलती है, सपोज कर लीजिए 20 ईयर पे मिली, तो ये सर्विस तक जाते जाते अब आप कहोगे कि इसके बाद हम क्या अंडर सेक्रेटरी पे प्रमोट हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट होती है। जो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं मैक्सिमम उन्हीं लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होता है। इससे ऊपर वाली जो पोस्ट होती है डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, इस पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पे आगे जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बहुत कम मतलब बहुत कम। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट में किसी के साड़ू भाई हो, किसी मंत्री के पहचान के हो, इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर आपको एकदम से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऑफिसर्स को आउट ऑफ
टर्न प्रमोशन दी जाता है। कई सारे ऑफिसर होते हैं जो स्टेट सर्विस के होते हैं बट उनको आईएएस वाली सर्विस में प्रमोट कर दिया जाता है। हालांकि उनका रिक्रूटमेंट भी यूपीपीएससी ही करती है बट रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट भेजती है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है कि आपको भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके ऊपर बना दिया जाता है किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए या फिर रिलेशन के लिए, तो मे भी चांसेज हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से आप सेक्रेटरी लेवल में पहुंच जाओ, बट ऐसे चांसेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो आप ये समझ लो कि सेक्शन ऑफिसर तक जाते जाते आप रिटायर्ड हो जाओगे, क्योंकि वहां तक जाते जाते भी काफी टाइम लगता है और काफी कम लोग पहुंच पाते हैं। अब सेक्शन ऑफिसर का थोड़ा सा आप ये समझ लो कि पावर क्या होता है। तो जैसे मैं डिवीजन की बात कर रहा था ना, तो ये जो डिवीजन होता है, एक डिवीजन में हो चांसेज होते हैं कि एक से ज़्यादा सेक्शन ऑफिसर हो। अगर बड़ा डिवीजन है, कई सारे मान लीजिए डिवीजन में कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि सपोज कर लीजिए कि हमारा जो पर्सनल डिवीजन है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल डिवीजन में कई सारे यूनिट्स हो गए। जैसे मान लीजिए सेक्शन ऑफिसर होता है वहाँ पे इंक्वायरी सेल का, सेक्शन ऑफिसर होता है वहाँ पे बजट का, सेक्शन ऑफिसर होता है उस डिवीजन में अगर कोई आरटीआई कर रहा है उसका, कंप्यूटर सेल का सेक्शन ऑफिसर होता है, उसी तरीके से रजिस्ट्री सेल का सेक्शन ऑफिसर होता है। तो आप ये समझ लो कि एक पूरे यूनिट का हेड होता है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर करता क्या है, बेसिकली जो काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप काम किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जितने भी स्टाफ होते हैं पूरे उस यूनिट में सबका वो हेड होता है, सबको सबका काम डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके काम को लुक आउट करना, ये काम होता है सेक्शन ऑफिसर का। समटाइम्स सेक्शन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो जो सेक्शन ऑफिसर क्लास 2 ऑफिसर है वो ये सारा काम करता है। अब आप देख लो इसके एक पायदान नीचे हो, तो यहां से जो आपको काम मिला है वो आपको परफॉर्म करना होता है, उसको वेरीफाई करना होता है। आपके नीचे के जो सब ऑर्डिनेट हैं, जैसे ऑफिस असिस्टेंट हो गया, इससे पहले हम क्लर्क की बात कर रहे थे, तो ये जो नीचे के सब ऑर्डिनेट्स हो गए उनसे काम करवाना होता है, उनके काम को इंस्पेक्ट करना होता है। और बेसिकली काम क्या होता है यहाँ पे, टोटली जो काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हर डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, जैसे पॉलिसी कैसे बनेगी, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, कितना बजट होगी, किस तरीके से एलोकेशन होगा, ये सारा काम होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोगों का। तो आपका भी वही काम होता है। अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको कई सारी यूनिट्स बताया कि आपको किस यूनिट में भेजा गया। अब बजट की यूनिट में भेजा गया है, आप कहोगे कि नहीं मैं आरटीआई पे काम करूंगा, तो ये ठीक नहीं है। आपको सेक्शन एलोकेट हो जाएगा कि आपको किस सेक्शन में काम करना है, तो उसी हिसाब से काम करना है। अब जरूरी नहीं कि आपकी एक सेक्शन में पोस्टिंग होगी तो दूसरे सेक्शन में आप नहीं जा सकते हो, नहीं, आप किसी भी यूनिट्स में जा सकते हो, आपके ट्रांसफर होते रहते हैं। बट जनरली ये देखा गया है कि जो आपकी एक्सपर्टीज होती है, वैसे ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है कि जो आपकी एक्सपर्टीज है आपको उसी में बना के भेजा जाएगा, बट जनरली ये देखा गया है। क्योंकि मैं बहुत सारी प्रोफाइल आज विजिट किया ये देखने के लिए, कई सारे डिपार्टमेंट को उनकी जो हायरार्की है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे ये लोग एक्सपर्टीज देख रहे हैं, उस एक्सपर्टीज के हिसाब से ये ट्रांसफर बेसिकली आपको पोस्टिंग देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली 3 मेजर सेक्शंस हो सकते हैं आपके पोस्टिंग के लिए। मैं बात कर रहा हूँ डीवाईएसओ की। 3 मेजर सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ये तो आप सेक्रेटेरिएट में काम कर लो, एक जो आपकी विधानसभा लेजिस्लेटिव है आप उसमें काम कर लो, और दूसरा जीपीएससी में भी आपका जो रिक्रूटमेंट वाली बॉडी है इसमें भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये बेसिकली 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप कहोगे कि जो बेसिकली हाई कोर्ट होता है उसमें भी कई सारे जगह आपको मिल जाएगा, पोस्टिंग होती है, बट वो लीगल के लोग होते हैं जिन्होंने बेसिकली लॉ पढ़ा हुआ है, वो जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनकी पोस्टिंग वहाँ पे होती है। हाँ, बाकी सारे जगह पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है ऐसा, आपकी पोस्टिंग वहाँ पे दी जा सकती है अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो। जैसे कि मैं बता रहा था कि जैसे एक्सपर्टीज होता है, जनरली अगर एक्सपर्टीज को लोग अवेलेबल हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो कोई बंदा सेक्शन ऑफिसर है जिसको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, बीटेक किया हुआ अच्छे जगह से उस फील्ड का ही है, तो उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। बट ये ऐसा नहीं कहोगे कि ये लॉ बाइंडिंग प्रेफरेंस है कि मतलब उसी को दिया जाएगा, ऐसा नहीं, किसी को भी भेजा जा सकता है। बट ऐसा मैं देख रहा था तो इस तरीके से मुझे नाम मिला, उनकी क्वालिफिकेशन इस टाइप से थी, तो मे भी गवर्नमेंट इसको कंसीडर करती हो। तो ये बेसिकली बात हो गई आपके प्रमोशन एंड पोस्टिंग को लेके। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये आप समझ लो ये तीनों सर्विसेज बिल्कुल एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। अब कहोगे तो हमें भी पता है कि मेरे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ बताओ नया। तो मैं अब बताता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जैसे डीवाईएसओ के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया। अब डीवाईएसओ आप बन गए तो आप कहाँ काम करोगे। सपोज कर लीजिए आप विधानसभा में हो या फिर सेक्रेटेरिएट में हो। सेक्रेटेरिएट में आपके ऊपर वाले गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं
जिनके पास काफ़ी पावर होता है, उसके ऊपर इंडियन सर्विसेज के लोग हैं जिनके पास काफ़ी पावर होता है। तो आप एक मतलब आप कह सकते हो एक हाई प्रोफाइल जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके टच में होते हो, तो आप कह सकते हो आपके पास काफ़ी पावर होता है, आप काम करवा सकते हो, आप कर सकते हो, पॉलिसी फ्रेमिंग में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन में अपना योगदान दे सकते हो अगर आप DYSO हो तो। PSI बिल्कुल अलग होता है। जैसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी ऐसी मेंटेलिटी होगी कि यार उनको तो बगल में गन चाहिए, जिस्म पे वर्दी चाहिए, गाड़ी हो जिसके ऊपर हूटर लगे हों, टू 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 करते हों, आवाज़ देते हों, इस टाइप की अगर आपको प्रोफाइल चाहिए तो उसके लिए आपको भाई पुलिस के अलावा और कोई नहीं है। पुलिस के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको हूटर लगे, चू 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 की आवाज़ आए जहाँ पे जाओ आप, तो फिर आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा या फिर फायर ब्रिगेड में जाना पड़ेगा। आप सभी को पता ही है कि जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनी थी तो VVIP कल्चर को 2017 में ख़त्म कर दिया गया, और जितने भी मिनिस्ट्रियल लोग हैं, चाहे वो मंत्री हों, चाहे उनसे नीचे के सेक्रेटरीज हों, या फिर उससे नीचे के जो पोस्ट होती है जैसे SDM हो, DM हो, इन सभी लोगों को जो भी लाल बत्ती फीता आई थी, ब्लू बत्ती फीता आई थी, ये सब हटा दिया गया है। अब कोई लगा के घूमता है तो वो एक तरह से इलीगल है, और आपकी गुजरात गवर्नमेंट ने हटा दिया है। मतलब नियर अबाउट सारे स्टेट्स ने ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। अभी किसके पास है ये लीगल ढंग से, वो है केवल और केवल पुलिस के पास। बट यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रेन है, ऐसा नहीं कि पुलिस के पास बत्ती मिली हुई है तो ये हमेशा चला के चले। इनको भी कहा गया है कि जब ज़रूरत हो भाई तभी चलो, बट ये कहा गया है, पुलिस वाले तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, जब उनका मन करेगा तो चलाएंगे। आपको चाहिए कि नहीं मुझे बगल में पिस्टल होनी चाहिए, मैं जब मर्जी तब फायर करूँ, वैसे फायर नहीं कर सकते आप PSI बन के, बट खैर ठीक है, आपको चाहिए कि नहीं कमर में पिस्टल लगी होनी चाहिए तो फिर आपको PSI ज्वाइन करना चाहिए। इसका अपना थोड़ा सा आप कह सकते हो अलग रुतबा होता है। रुतबा कुछ ऐसा होता है कि DYSO बन के आप जिस ऑफिस में बैठोगे, आप ये समझ लो कि लोअर पोजीशन पे आप बैठे हो, आपसे नीचे बहुत कम सबऑर्डिनेट होते हैं, आपसे ऊपर के ही ऑफिसर। अगर हम ऑफिसर लेवल की बात करें तो जितने भी ऑफिसर वहां पे बैठे हैं सेक्रेटेरिएट में, सारे आपसे ऊपर लेवल के लोग ही हैं। तो वहां पे आपको ये यस सर करने वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको कोई सलाम नहीं कर रहा है, आपको कोई ये नहीं कर रहा है। मगर आप PSI हो, आप फील्ड में जाओगे तो यस सर, सलाम सर, और सर कैसे हो, पानी पियो, इस टाइप की अगर आपको चाहिए, मतलब इस टाइप की चीज़ें आपके पर्सनालिटी को शूट क्या करती है, मतलब आपको चाहिए तो आप PSI ज्वाइन कर सकते हो। अब ये सारी पावर तो होती है PSI के पास, बट एक चीज आप समझ लो कि जब इनके ट्रांसफर, इनके सस्पेंशन, ये सब बात आती है तो फिर इनके काम यही वाले ऑफिसर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले, तो ये भी जुगाड़ लगाते हैं यार कि मेरे साथ का कोई दोस्त है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसको फोन करता है, भाई देख लेना यार मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, सस्पेंशन हो गया, मैं यहाँ पे पकड़ा गया, अच्छा यार पोस्टिंग रुकवाना था, कोई जुगाड़ है क्या, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे होने का कोई जुगाड़ है क्या। तो मतलब एक तरह से है, सबका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल से शूट करते हो, आपको क्या चाहिए। अब इन भाई साहब की बात करें डिप्टी मामलेदार की, तो इनका थोड़ा सा अलग ही मैटर होता है। ये बेसिकली इनकी पोस्टिंग दो जगह होती है, तालुका ऑफिस में जो मामलेदार की ऑफिस है वहाँ पे, और कलेक्टेड ऑफिस में भी हो सकती है। कलेक्टेड मतलब मैं DM साहब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे होती है। तो डेफिनेटली आप भी अपने हायर ऑफिसर से कांटेक्ट में है। DM एक बड़ी पोस्ट होती है, आप DM कि आप समझ रहे हो ना, DM ही बनते हैं बेसिकली, आगे चल के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सारी चीज़ें बनते हैं। तो अगर हम कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो इनकी भी अच्छी खासी कॉन्टैक्ट होती है। एक चीज़ के कॉन्टैक्ट में ये और होते हैं, वो होता है M, बहुत ज़्यादा M, मतलब बेसिकली लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म, लैंड रजिस्ट्री और उसका डाटा मेंटेन करना, ये सारा काम होता है तालुका ऑफिस का। तो आप समझ ही रहे हो कि वहाँ पे कितना M आता है, क्योंकि दुनिया उसी के लिए लड़ रही है। लोग कहते हैं भाई जियो या मरो, मतलब अपनी जो लैंड प्रॉपर्टी है। तो ये एक तरह का, ये आप कह सकते हो वो वाली मसल्स होती है यहाँ पे। और जो मामलेदार होता है, मामलेदार के पास काफ़ी सारी पावर होती हैं, इवन वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है। तो सम टाइम क्या होता है, मामलेदार नहीं है तो वहाँ पे जो डिप्टी मामलेदार हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरे चीज़ों को वो कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेटर चीफ होते हैं इन अब्सेंस ऑफ द मामलेदार, तो उनके पास भी वो सारी पावर्स आ जाती हैं, तो वो भी इंजॉय करते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है कि मामलेदार की पोस्टिंग ही नहीं हो पाती है, डिप्टी मामलेदार जो हैं वही सारा काम देख रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, बट एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो आपके ऑफिस वर्क भी होते हैं मामलेदार के, और कलेक्टेड ऑफिस में जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हो जाए, और आपका काम वही होता है, लैंड रेवेन्यू ड्यूटी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो थोड़ी आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके पर्सनालिटी पे क्या चीज़ें सूट करती हैं, आपको कौन सा सेक्शन डिसाइड करना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, लगता हो कि नहीं कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो।
मैंने काफ़ी कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बारे में बताया, बट जितना हाव भाव हिंदी बेल्ट में मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोगों को, उतना गुजरात में नहीं मिलता है। गुजरात सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें कट कर रखा है, जितना कि आपको सिक्योरिटी या फिर आपके व्हीकल के आगे पीछे जितना लोग आप जब यूपी बिहार में घूमते हैं, डीएम एसडीएम या फिर जो लोअर सबऑर्डिनेट हैं उनके, लोअर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उतनी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे तो आप कहो एसडीएम भी जाता है तो उसके साथ एक सिक्योरिटी वाला रहता है, एक उसका ड्राइवर रहता है। डीएम जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिक्योरिटी वाले होते हैं, एक उनका वो जो बैग कैरी करता है वो हो जाएगा, एक ड्राइवर हो जाएगा। तो ये हालत होती है कलेक्टर की। वहीं पे डीएम यूपी बिहार में घूम रहा है तो पूरी गाड़ियों का काफिला घूम रहा है, पता चलता है कि डीएम साहब आ गए, डीएम साहब आ गए, एसडीएम साहब आ गए। वहाँ पे प्रॉब्लम भी है कि एसडीएम साहब कहीं इंस्पेक्शन के लिए चले गए तो उनको लेके कौन आएगा, चले तो जाएंगे वो, तो उनको लेके आने के लिए तो पुलिस भेजनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम होता है उस स्टेट में, जो कि यहाँ पे नहीं है। बहुत सभ्य माना जाता है गुजरात, ऐसा माना जाता है कि पब्लिक यहाँ पे जो है वो कोऑपरेटिव है, फालतू के पंगा नहीं होते हैं, किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं देती है। मान के चलती है कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ सिक्योरिटी थ्रेट 0 है, उनको कोई मारता नहीं है। बट जो हिंदी बेल्ट है बेसिकली यूपी और बिहार, वहाँ पे तो जान से मार देते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। खैर ये सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।